ये एक इमोर्टल इंसान है जो कि 200 सालों से भी ज्यादा समय तक जी रहा है और इसके पास रीजनरेशन की एबिलिटी है और ये बंदा कभी नहीं मर सकता। चाहे कोई इसके बॉडी पार्ट्स काट दे या ग्रेनेड से इसको ही उड़ा दे, इसको घंटा भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। और एक मिस्टीरियस ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इस बंदे को पकड़ना चाहती है और उस ऑर्गेनाइजेशन में इस बंदे जैसे कई सारे और इंसान है जिसके पास कई अलग अलग सुपर पावर है और ये कई सालों से इस ऑर्गेनाइजेशन से छुप कर बैठा है और गलती से वो एक ऐसी लड़की से मिलता है जो कि अनलकी है। अगर कोई इसे टच कर लेता है तो वो इंसान वहीं पे मर जाएगा और कई बार तो इसके अनलक की वजह से एस्ट्रॉइड तक गिरता है और इस लड़की के पेरेंट्स इसके अनलक की वजह से ही मर जाते हैं। और अब ये इमोर्टल बंदा अनलकी गर्ल से मिलता है और दोनों के पीछे वो ऑर्गेनाइजेशन पड़ जाती है और आगे कई सारे खतरनाक विलन्स भी आने वाले हैं। तो अब स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। कहानी की शुरुआत में एक लड़की मांगा पढ़ रही होती है और उसके पास में अनडेड बैठा होता है और ये साल 2020 होता है। ये लड़की यहाँ पे सुसाइड करने के लिए आई होती है क्योंकि इसकी जिंदगी इस मांगा जैसी नहीं होती और ये अनलकी है, यानी कि कोई इसे छू लेता है तो वो मर जाएगा। पर वो पास बैठा हुआ अनडेड उसे पकड़ के साइड में कर देता है, पर अनडेड ब्रिज से नीचे गिर जाता है और एक ट्रेन से टकरा जाता है। वो लड़की रोने लगती है पर अनडेड का सर उस लड़की के पास आ जाता है और अनडेड अपनी पूरी बॉडी को रीजनरेट कर लेता है। वो लड़की भागने लगती है और पुलिस आ जाती है। सिचुएशन को देखते हुए अनडेड उस लड़की को एक बिल्डिंग पे उठा के ले आता है। अनडेड अपने पैरों को इतनी जल्दी रीजनरेट करता है कि वो उसके प्रेशर से उड़ भी सकता है। अनडेड अनलकी को पूरी बात बताने को कहता है और हाँ, अगर अनलकी को कपड़ों के ऊपर से छुआ जाए तो अनलक नहीं लगता। अब अनलकी पूरी बात बताने लगती है। वो बताती है कि जब वो 8 साल की थी तब उसके पेरेंट्स बाहर जा रहे थे, तब अनलकी ने उन दोनों को गले लगाया और आधे घंटे बाद उसके पेरेंट्स जिस प्लेन में थे वो क्रैश हो गया। ये सुन के अनडेड अनलकी को गले लगा लेता है और उसके ऊपर एक केले का बॉक्स आके गिरता है और अनलकी उस केले के छिलके पे पैर रख के फिसल जाती है और बिल्डिंग से नीचे गिरने लगती है। पर अनडेड आके उसे बचा लेता है और अपने पैरों की हड्डी को बिल्डिंग पे घुसा देता है, जिससे वो दोनों गिरने से बच जाते हैं और अनडेड अनलकी को उठाते हुए अपने अड्डे पे ले जाने लगता है। उसको जाते हुए कोई इंसान देख लेता है। अनडेड अनलकी को अपने अड्डे पे ले जाता है जहाँ पे अनलकी की टोपी निकल जाती है और उसके बहुत लंबे बाल होते हैं क्योंकि अगर कोई बार्बर उसके बाल काटेगा तो वो मर जाएगा। ये देख के अनडेड अनलकी के बाल काटने लगता है। और यहाँ मैं एक बात बता दूं कि अनलकी को कोई छूता है तब उस पे अनलक नहीं पड़ता, जब अनलकी को छू के छोड़ता है तब थोड़ी देर बाद अनलक का असर होता है। अनडेड अनलकी के बालों को काट देता है और तभी एक आदमी आके अनडेड का गला काट देता है और उसको एक जगह पे बंद कर देता है जिससे वो रीजनरेट ना कर पाए। ये लोग इन दोनों को पकड़ने के लिए आए होते हैं और इन दोनों का इस्तेमाल वो अपने फायदे के लिए करना चाहते हैं। पर अनडेड पे एक बहुत जोरदार बिजली गिरती है क्योंकि उसने 15 मिनट तक अनलकी के बाल काटे थे। अब अनडेड रीजनरेट कर लेता है और अपने सर से एक कांच जैसी कोई चीज बाहर निकालता है और वो ये इसलिए करता है क्योंकि उसके पास 100 साल से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस है और वो इस कांच जैसी चीज से अपना दिमाग बंद कर लेता है जिससे उसकी 100 साल की मेमोरी बाहर ना निकल पाए। और अगर वो ऐसा नहीं करता तो उसका दिमाग इतनी सारी मेमोरी को झेल नहीं पाएगा। अनडेड उसके सारे साथियों को मार देता है पर वो आदमी अनलकी को होस्टेज बना लेता है और अनडेड से कहता है कि तुम्हारा गला मुझे दे दो वरना मैं इसका गला काट दूंगा। अनडेड अपना गला काट लेता है और अनलकी भाग के उसके गले पे एक किस कर लेती है और अनलकी वहां से भाग जाती है और अनडेड रीजनरेट होके उस आदमी को पकड़ लेता है और अनडेड के ऊपर एक पूरा का पूरा एस्ट्रॉइड गिरता है और पूरी की पूरी बिल्डिंग खत्म हो जाती है और वो आदमी भी मर जाता है। अब अनडेड रीजनरेट होके बाहर निकल जाता है और अब दोनों बात करने लगते हैं। अनलकी बताती है कि मेरा नाम फूको है और अनडेड से उसका नाम पूछती है। अनडेड कहता है कि मेरा कोई नाम ही नहीं है, फूको इसका नाम एंडी रखती है और इस वीडियो में मैं इस लड़की का नाम बर्फी बोलूंगा और इस आदमी का नाम मैं एंडी ही बोलूंगा। अब एंडी बर्फी को अपने घर ले जाता है जहाँ पर दुनिया भर के वेपन्स पड़े होते हैं। एंडी ने पूरी दुनिया में ऐसी कई जगह बना रखी है। एंडी बर्फी को एक बुलेट प्रूफ आर्मर देता है। बर्फी एंडी को उन लोगों के बारे में पूछती है जिसने उन दोनों को पकड़ने की कोशिश की थी। एंडी कहता है कि वो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि उन लोगों को पकड़ते हैं जिनके पास कोई पावर होती है। उनके हिसाब से हम जैसे लोग इस दुनिया के लिए खतरा हैं। इन जैसे लोगों को निगेटर्स कहते हैं और एंडी को उन लोगों ने 50
50 साल पहले पकड़ लिया था और वहाँ उस पे 10 साल लैब पे एक्सपेरिमेंट हुए थे, पर एंडी वहाँ से भाग गया था और तब तक वो भाग ही रहा है और अब हम दोनों को भी भागते रहना पड़ेगा। और अब दोनों बोरिया बिस्तर बांध के जाने लगते हैं, पर तभी आसमान में एक क्रैक आ जाता है और एंडी समझ जाता है कि ये यूनियो है। उसमें से एक रोबोट बाहर निकल के एंडी को एक पंच मार देता है और बर्फी दूर जाके गिरती है। एंडी घायल हो जाता है और एक और दूसरा आदमी आके बर्फी को भी पकड़ लेता है और बर्फी के पैरों को फ्रीज कर देता है और एंडी हिल नहीं पाता। एंडी समझ जाता है कि इन दोनों के पास फ्रीज करने की पावर है, दोनों के पास पावर तो एक ही है पर उसकी रेंज और कवरी अलग अलग है। और अब एंडी हिल पाता है और उस रोबोट पे हमला कर देता है। दोनों एक दूसरे को बहुत बेरहमी से मार रहे होते हैं। अब बर्फी उस नीले वाले बंदे को पूछती है कि तुम हमारे पीछे क्यों पड़े हो। वो नीले बालों वाला बंदा कहता है कि तुम दुनिया में बहुत ज्यादा तबाही मचा सकते हो और अगर हम तुम्हें छोड़ भी देते हैं तो कोई दूसरा इंसान आके तुम्हारे पीछे पड़ जाएगा। वो लोग जिनके पास सुपर ह्यूमन पावर होती है उनको निगेटर्स कहा जाता है और हमें कोई इसलिए नहीं पकड़ता क्योंकि हमने यूनियन को ज्वाइन करके रखा है। जिसने यूनियन को ज्वाइन किया होता है उस पे कोई हमला नहीं करता, पर यूनियन के लोगों को कुछ मिशंस करने पड़ते हैं। पर इसमें सिर्फ 10 सीट है और वो सारी भर चुकी है। अब रोबोट बर्फी को मारने के लिए आता है पर एंडी अपनी बॉडी को रीजनरेट करके बर्फी को बचा लेता है और अब एंडी डिसाइड करता है कि वो उन दोनों को मार देगा और खुद यूनियन में शामिल हो जाएगा। अब बर्फी एंडी को कुछ देर के लिए टच करती है और वहाँ से भाग जाती है। एंडी पे एक ट्रक आके गिरता है पर तीनों बच जाते हैं और एक बिल्डिंग पे जाके गिरते हैं और एंडी छूट जाता है और सोचता है कि वो रोबोट से लड़ते हुए हिलना बंद कर देता है, मतलब वो अनअवॉइडेबल हो सकता है। पर उस नीले बालों वाले का मुझे अभी तक कुछ पता नहीं चला। पर बिल्डिंग पे बॉम्ब लगे होते हैं और वो फट जाते हैं और पूरी बिल्डिंग खत्म हो जाती है और अब एंडी अपनी एक उंगली को काटता है और उसको एक गोली की तरह उस रोबोट पे मारता है और वो रोबोट वहीं पे मर जाता है। एंडी अब उस नीले वाले बंदे के पास जाता है और राइट साइड से हमला करता है पर वो लेफ्ट साइड पे लगता है। अब एंडी जितनी भी बार नीले वाले बंदे को मारता है वो उल्टी तरफ ही लगता है और वहाँ पे बर्फी एंडी की तलवार लेके आ जाती है और एंडी को देती है। एंडी उस नीले वाले बंदे पे अटैक करने वाला होता है पर वो नीले बालों वाला बंदा एंडी को रोक लेता है और कहता है कि वो रोबोट तो मर चुका है, तो अब तुम दोनों डिसाइड कर लो कि इस सीट पे कौन बैठेगा। एंडी बर्फी को कहता है कि तुम इस सीट पे बैठ जाओ और मैं जेल चला जाता हूँ, पर बर्फी मना करती है और दोनों लड़ने लगते हैं। अब उस नीले लड़के को इन दोनों पे तरस आ जाता है और वो कहता है कि हमारे टीम का एक इंसान 3 दिन बाद रसिया जाने वाला है, तो तुम उसको मार दो और दोनों ही सीट पे बैठ जाओ। और ये कह के वो चला जाता है और ये दोनों बोट पे रसिया जाने लगते हैं। अब हमें सीन फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जहाँ अपना एंडी एक जेल में होता है और उसके पास एक छोटी लड़की बैठी होती है। और अब सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ वही लड़की जो पहले देखी थी वो एंडी को जाते हुए देखती है और हंसती है। एंडी और बर्फी बोट से रसिया जा रहे होते हैं, तभी उस पे फाइटर जेट से हमला होता है पर एंडी अपना हाथ काट के उसको तेजी से रीजनरेट करता है जिससे वो हाथ गोली की स्पीड में फाइटर जेट पे लगता है और फाइटर जेट खत्म हो जाता है। अब एंडी बर्फी को बताने लगता है कि मैं 3 लोगों को जानता हूँ जो कि यूनियन में शामिल हैं। पहला है अनब्रेकेबल, दूसरा है वो बंदा जिसने एंडी पे एक्सपेरिमेंट किए थे और तीसरी एक लड़की है जो कि इनविजिबल बैरियर बना सकती है जिसने 50 साल पहले एंडी के शरीर को कैद कर लिया था। अगर हमारा सामना उस लड़की से हुआ तो बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। और अब वही लड़की उन पे मिसाइल से हमला करती है सैटेलाइट की मदद से। अब बर्फी पानी में डूब जाती है पर पानी के अंदर जाके एंडी उसे बचा लेता है और वापस बोट पे ले आता है और अब दोनों फाइटर जेट के आगे सरेंडर कर देते हैं। पर तभी एंडी पे आसमान से हमला होता है क्योंकि जब उसने बर्फी को निकाला था तब उसने बर्फी को टच कर लिया था। अब उस अटैक से पानी बहुत ऊपर तक जाता है पर उस पानी की मदद से एंडी उस फाइटर जेट पे चढ़ जाता है और अपने एक स्पेशल मूव से वो उस फाइटर जेट उड़ा रहे बंदे को मार देता है और फाइटर जेट पे खुद बैठ जाता है और फाइटर जेट को उड़ा के रसिया पहुंच जाता है। वहाँ पे वो क्रैश लैंडिंग करके नीचे उतरता है। अब एंडी अपने दोस्तों से मिलने जाने लगता है और वो बर्फी को कहता है तुम यहाँ थोड़ी देर मजे करो। बर्फी वहाँ एक लड़की से मिलती है जो कि वही होती है जिसने एंडी को 50 साल पहले पकड़ लिया था। अब वो दोनों दोस्त बन जाते हैं और बीच की पेंटिंग बनाने लगते हैं और बनाते बनाते शाम हो जाती है। अब वो दोनों बहुत बातें करते हैं और बर्फी बताती है कि मैं 4 दिन पहले मरने वाली थी, तब मैं एक लड़के से मिली जिसने मेरी जिंदगी को पूरी तरीके से बदल के रख दिया और मुझे बहुत खतरे में भी डाला। वो दूसरी लड़की पानी में चलने लगती है और पानी की एक लहर बनाती है। तभी वहाँ पे एंडी आ जाता है और डायरेक्टली उस लड़की पे अटैक कर देता है पर वो लड़की उसे नीचे फेंक देती है। नीचे गिरते हुए एंडी कहता है कि तुमने मेकअप लगाया है, मेकअप से ही ना ली हो जीना। हाँ, इस लड़की का नाम जीना है। अब एंडी बर्फी को बताता है कि ये वही लड़की है जिसने मुझे 50 साल पहले कैद कर लिया था। अब
वो लड़की पानी की सीढ़ी बना के नीचे उतरती है और एंडी को कहती है, अच्छा तो तुम मुझे मार के खुद ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन होना चाहते हो। और अब अगले सीन में वो नीले बालों वाला लड़का मेडिटेशन कर रहा होता है। इसके बाल नीले हैं इसलिए मैं इसको अब ओगी बुलाऊंगा। ओगी अपनी मेड को एंडी की लड़ाई के बारे में बताने लगता है और वो चाहता है कि वो दोनों ग्रुप में ज्वाइन हो जाएं। अब यहाँ एंडी गेना को मारने की कोशिश करता है पर गेना बैरियर की वजह से बच जाती है। एंडी उसे कहता है कि तुमने मुझे 50 साल पहले फंसाया था, इसीलिए अब मैं तुम्हारे झांसे में नहीं आने वाला। यहाँ पता चलता है कि गेना एंडी से प्यार करती है और वो एंडी के साथ रहना चाहती है, पर अब उसके बीच में बर्फी आ गई है। अब वो बर्फी को कहती है कि हम दोनों फाइट करेंगे और जो जीतेगा वो एंडी को लेके जाएगा, पर एंडी उस पे ग्रेनेड फेंक देता है। गेना को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। एंडी अपने कटाना से उस पे हमला करता है पर उसके आसपास बैरियर होता है इसीलिए वो कुछ भी नहीं कर पाता और एंडी गेना से दूर हो जाता है। एंडी की खोपड़ी में एक आइडिया आता है और वो अपने मुंह के अंदर एक ग्रेनेड रख लेता है और अपने सर को काट के हवा में फेंक देता है। ग्रेनेड फट जाता है और उसका खून हर जगह पे फैल जाता है। एंडी खुद को रिजनरेट कर लेता है। अब एंडी को पता चल चुका है कि गेना की एबिलिटी अनचेंज है जिससे वो अपने आसपास की चीजों को मोल्ड करती है एक ऑब्जेक्ट में और वो हवा को मोल्ड करके गेना अपना बैरियर बनाती है। एंडी के खून से गेना का बैरियर दिख रहा होता है। अब बर्फी एंडी से चिपक जाती है और अपना अनलक एंडी को देने लगती है। गेना एंडी पे हमला करती है पर वो उसे डोज करके हवा में उड़ने लगता है। एंडी के खून से सारी चीजें लाल हो चुकी थी इसलिए वो गेना के इनविजिबल हाथों को देख पाता है। अब गेना एंडी पे हमला कर देती है पर वो अपनी तलवार से गेना के सारे हमलों को रोक देता है, पर वो हमला इतना पावरफुल था कि एंडी दूर जाके गिरता है। अब गेना अपनी पूरी पावर से एंडी पे हमला करती है पर वो उससे बचते हुए बर्फी को कहता है कि गेना के बैरियर के नीचे एक होल है जिससे वो बैरियर में होते हुए भी चल पाती है, तो अब मैं उस होल के अंदर जाने वाला हूँ। अब एंडी अपने हाथ को काट देता है और उस खून से गेना का पूरा बैरियर कवर हो जाता है और अब एंडी और बर्फी मिलके बैरियर को घुमा देते हैं और अब वो होल सामने की तरफ आ जाता है और एंडी उसके अंदर चला जाता है। और बर्फी ने इतनी देर तक एंडी को पकड़ा हुआ था इसीलिए अब अनलक एंडी पे गिरने वाला है। शिप से एक तेज लाइट निकलती है और एंडी पे पड़ती है और इस अटैक से गेना के बैरियर के साथ एक पहाड़ भी टूट जाता है। अब अगले सीन में गेना मरने की हालत में होती है और उसके पास एंडी बैठा होता है। गेना एंडी से कहती है कि एंडी तुम्हारे हाथों से ही मैं मरना चाहती थी, मैं बहुत तंग आ चुकी थी इस जिंदगी से। मुझे यूनियन के कहने पे पता नहीं कितने ही लोगों को मारना पड़ा। मेरी खुद की एबिलिटी अनचेंज है पर मैं चेंज चाहती थी। ऐसा कह के गेना वहीं पे मर जाती है। अब अगले सीन में ये दोनों एक बार में होते हैं जहाँ ये गेना के बारे में ही बात कर रहे होते हैं। तभी आसमान फाड़ के एक मॉन्स्टर आता है और इन दोनों को यूनियन के ऑफिस फेंक देता है जहाँ यूनियन के सारे लोग दिखाए जाते हैं। तो चलो सबका नामकरण करते हैं। पहली एक लड़की है जिसने हेलमेट पहन रखा है और ये सबकी लीडर भी है। दूसरा है अपना ओगी। तीसरा है जेम्स बॉन्ड जैसा दिखने वाला बंदा। चौथा है एक छोटा सा बच्चा जो कि अंगूठा चूस रहा है। पांचवा एक रोबोट है जिसकी बहुत बड़ी आंख है। छठा है एक समुराई जिसने बहुत भारी भरकम सूट पहन रखा है। सातवां एक नीले बालों वाला लड़का है जिसको देख के मुझे हंटर हंटर की याद आ जाती है। आठवां है ये बंदा जिसने 10 साल तक एंडी पे एक्सपेरिमेंट किए थे। 9वीं है बर्फी और 10वां है एंडी। अब वहाँ पे वही मॉन्स्टर आता है जिसने बर्फी और एंडी को पकड़ के यूनियन के ऑफिस फेंक दिया था। ये मॉन्स्टर एक बुक के अंदर बंद रहता है और इसका नाम एपोक्लिप्स है। मैं इसको बुक बुलाऊंगा। बुक इन सबको कहता है कि मैं तुम्हें 6 टास्क दे रहा हूँ। पहला है कि तुम्हें अनबर्न को कैप्चर करना है और अगर तुमने कैप्चर कर लिया तो मैं यहाँ 10 की जगह पे 11 सीट कर दूंगा। और ऐसे ही ये बुक सारे टास्क कहने लगता है। मैं तुम्हें शॉर्ट में बता देता हूँ वरना ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। बुक कहता है कि तुम्हें अनईट, अनलैंग्वेज, अनसीन, अनपास्ट और अनस्पॉइल को पकड़ना है। अगर इन सबको तुमने पकड़ लिया तो तुम्हें अलग अलग रिवॉर्ड मिलेंगे और अगर तुम इनको नहीं पकड़ पाए तो तुम पे पेनल्टी लगेगी। अब ये सारी चीजें सुन के बर्फी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता इसीलिए वो पास बैठे बंदे को पूछती है कि ये सब क्या चल रहा है और यहाँ हमें इस बंदे से सारी चीजें पता चलती है कि ये बुक क्या है और ये इन सबको ऑर्डर क्यों दे रहा है। दरअसल ये दुनिया का सबसे पहला आर्टिफैक्ट है। ये सारे यूनियन के लोगों को कुछ टास्क देता है जिसको यूनियन के लोगों को पूरा करना ही पड़ता है। अगर यूनियन के लोग टास्क को पूरा नहीं करते तो ये बुक इन पे पेनल्टी लगा देता है। ये सुन के बर्फी कहती है कि क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम एक दूसरे से लड़ाई ना करें और एक शांति भरी दुनिया बनाएं।
ये सुन के सारे लोग कहते हैं कि ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। अगर हमने इस बुक के दिए गए हुए टास्क को पूरा नहीं किया तो ये वर्ल्ड भी डिस्ट्रॉय हो सकता है। इस पूरे वर्ल्ड के ऊपर इस बुक ने 98 पेनल्टी लगाई हुई है। इन पेनल्टी में इसने वर्ल्ड पे डेथ, जातिवाद और बीमारी जैसी चीजों को वर्ल्ड पे ऐड कर दिया है। और अगर हम इस बुक के दिए गए हुए टास्क को पूरा नहीं करते हैं तो हर 3 महीने में एक नई पेनल्टी वर्ल्ड पे ऐड कर दी जाएगी। और हम यूनियन के लोग इस वर्ल्ड को पेनल्टी से बचाने के लिए काम करते हैं। और एक दिन हम इतने पावरफुल हो जाएंगे कि हम उस बुक के पीछे छुपे हुए इंसान या गॉड को मार देंगे। ये सारी चीजें सुन के एंडी को बहुत बोर हो रहा था, इसीलिए वो टेबल के ऊपर चढ़ के उस बुक का मुंह पकड़ लेता है और उस बुक को कहता है कि सबसे खतरनाक टास्क कौन सा है, वो टास्क मुझे करना है। बुक एंडी को अनस्पॉइल को पकड़ने का टास्क देता है और कहता है कि इसमें तुम्हें 3 लोग लगेंगे। एंडी कहता है कि मैं, बर्फी और ओगी जाएंगे इस टास्क को पूरा करने के लिए। अब अगले सीन में ओगी की असिस्टेंट बर्फी को कपड़े पहना रही होती है और वहाँ एंडी भाग रहा होता है क्योंकि उसको कपड़े नहीं पहनने होते। पर ओगी उसे समझाता है कि ये कपड़े कोई आम कपड़े नहीं है, ये बुलेट प्रूफ कपड़े हैं और ये टाई की मदद से तुम किसी भी गवर्नमेंट फैसिलिटी को फ्री में इस्तेमाल कर सकते हो और इस टाई की मदद से तुम किसी भी लैंग्वेज में बात कर सकते हो और किसी भी लैंग्वेज को समझ भी सकते हो। तभी इन सभी लोगों को पता चलता है कि यहाँ एक कैदी भाग चुका है। हाँ, यहाँ पे एक जेल है जहाँ कैदियों को बंद करके रखा जाता है और ये स्पाइडरमैन की तरह दिख रहा है। मैं अब इसे स्पाइडरमैन बुलाऊंगा। इसके पास ये पावर है कि ये किसी भी इंसान के साथ चिपक के उस इंसान के कपड़ों में कन्वर्ट हो जाता है और उस इंसान को कंट्रोल भी कर सकता है। अब स्पाइडरमैन उस असिस्टेंट के कपड़ों में बदल जाता है और उसको कंट्रोल करने लगता है। अब वो असिस्टेंट एंडी और ओगी पे हमला कर देती है पर वो दोनों उस हमले से बच रहे होते हैं। तभी बर्फी आके उस असिस्टेंट को छू लेती है। अब उस असिस्टेंट पे ईंट गिरती है और वो असिस्टेंट बेहोश हो जाती है। स्पाइडरमैन अब उसकी बॉडी को छोड़ के एंडी की बॉडी पे चिपक जाता है पर वो एंडी की बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पाता क्योंकि एंडी के सेल्स वापस रीजनरेट हो जा रहे होते हैं। अब स्पाइडरमैन एंडी का दोस्त बन जाता है और एंडी के शरीर पे कपड़े बन के चिपक जाता है और अब वो एंडी के कपड़े बन के रहेगा। और अब उसकी लीडर सबको अपने अपने मिशन में जाने को कहती है। लीडर एंडी को कहती है कि अब न्यूयॉर्क सिटी में एक सड़ी हुई लाश घूम रही है, हो सकता है कि ये अनस्पॉइल हो, इसीलिए तुम वहाँ पे अनस्पॉइल को ढूंढो। अब अगले सीन में ये तीनों अनस्पॉइल को पकड़ने जा रहे होते हैं। बर्फी यूनियन के दिए हुए डॉक्यूमेंट्स को पढ़ती है जिसमें ये पता चलता है कि अनस्पॉइल किसी भी चीज को सड़ा के खत्म कर सकता है। अब ये तीनों लोग उस जगह पे पहुंचते हैं जहाँ पे बहुत बड़ी दीवार होती है पर एंडी ग्रेनेड लॉन्चर निकालता है और उस दीवार पे गोली मार देता है जिससे वो दीवार टूट जाती है और उस दीवार से कई सारे ज़ॉम्बीज निकल के एंडी पे अटैक कर देते हैं। ये सारे ज़ॉम्बीज इंसान थे पर अनस्पॉइल ने इनको ज़ॉम्बीज बना दिया। ओगी एंडी को बताता है कि अब ये सारे ज़ॉम्बीज इंसान नहीं बन सकते। ये सुनते ही एंडी अपने ट्रक से सारे ज़ॉम्बीज को सल्लू भाई की तरह उड़ाने लगता है। अब एंडी ट्रक से बाहर निकलता है और सारे ज़ॉम्बीज को अपने कटाना से मारने लगता है। एंडी अपने अलग अलग टेक्निक का इस्तेमाल करता है और सारे ज़ॉम्बीज के चीथड़े उड़ा देता है। वो लिटरली खून की बारिश कर देता है पर उसमें से एक ज़ॉम्बी बच जाती है और एंडी के पास आती है और उसकी दोस्त बन जाती है। दरअसल ये पूरी ज़ॉम्बी नहीं बनी होती। अब ओगी एंडी को कहता है कि हम जिस बंदे को पकड़ने के लिए आए हैं हो सकता है कि वो अपनी एबिलिटी टच करके इस्तेमाल कर सकता है या देख के इस्तेमाल कर सकता है। ये भी हो सकता है कि एक पर्टिकुलर जोन के अंदर वो अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल कर सकता है, इसीलिए हम तो ट्रक से बाहर नहीं निकलने वाले। अब एंडी का कपड़ा एंडी को कहता है कि पेट में कुछ हो रहा है। एंडी अपना पेट चेक करता है तो उसे पता चलता है कि उसके पेट पे एक टाइमर लग चुका है जो कि धीरे धीरे नीचे गिर रहा है, यानी कि अब अनस्पॉइल की एबिलिटी एंडी पे लग चुकी है। अब बर्फी और ओगी अपना पेट चेक करते हैं पर उनके पेट पर कोई टाइमर नहीं होता। कुछ देर के बाद एंडी के पेट पे लगा टाइमर 0 पे आ जाता है और एंडी सड़ने लगता है पर एंडी खुद को रिजनरेट कर लेता है पर वो वापस से सड़ने लगता है। अब यह साइकिल चलती रहती है और अब एंडी की आधी बॉडी ज़ॉम्बी बन जाती है पर एंडी को इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। एंडी अब ज़ॉम्बीज़ की भाषा को भी समझ सकता है। अब वो ज़ॉम्बी गर्ल एंडी को कहती है कि अगर तुम मुझसे शादी कर लो तो मैं तुम्हें अनस्पॉइल की लोकेशन बता दूंगी। एंडी इस बात पे मान जाता है और ज़ॉम्बी गर्ल को शादी करने के लिए ले जाने लगता है। अब ट्रक के पास में एक बंकर होता है जहाँ से एक बच्चा बर्फी और ओगी को देखता है और वापस बंकर में चला जाता है। बर्फी उस बच्चे को देख लेती है और उसके पीछे बंकर में चली जाती है। उस बंकर में 4 बच्चे होते हैं। एक बच्चा बर्फी और ओगी पे गन तान देता है। बर्फी कहती है कि हम तुम्हारी मदद करने के लिए आए हैं और यह कह के बर्फी और ओगी अनस्पॉइल के जोन में आ जाते हैं और उनके पेट में भी टाइमर चलने लगता है। बर्फी उस बच्चे को गले लगा लेती है जिससे अब बच्चों को उन दोनों पे यकीन हो जाता है। दूसरी तरफ एंडी और ज़ॉम्बी गर्ल चर्च में
शादी कर रहे होते हैं। अरे भाई ये चल क्या रहा है इस एनीमे में। यहाँ एंडी ने ज़ॉम्बी गर्ल को शादी करने के लिए शादी के कपड़े पहना दिए होते हैं। अब ज़ॉम्बी गर्ल कहती है कि तुमने मुझे शादी के कपड़े पहना दिए हैं, इसके लिए थैंक यू, यही मेरा सपना था, अब तुम्हें मुझसे शादी करने की कोई जरूरत नहीं है। और बात रही अनस्पॉइल की, तो वो इस मूर्ति के पीछे छुपा हुआ है। ये सुन के एंडी तलवार निकाल के उस मूर्ति पे मारता है और उस मूर्ति से अनस्पॉइल बाहर निकलता है, जो कि एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर होता है। ये बहुत खतरनाक दिख रहा है। इसने अपने गैस से पूरा चर्च भी डिस्ट्रॉय कर दिया है। अब एंडी अपने दोनों हाथों को काटता है और चर्च की घंटी पे मारता है, जिससे वो घंटी अनस्पॉइल के मुंह में जाके लगती है। घंटी की आवाज से सारे ज़ॉम्बीज़ अनस्पॉइल को घेर लेते हैं। बर्फी उस लड़के से बात करती है और वो अपना नाम केन बताता है। केन बताता है कि एक हफ्ते पहले काली बॉल जैसी कोई चीज दिखाई दी थी, जिसने खुद को स्पॉइल बताया और पूरे गांव को पीली गैस से भर दिया। इस गैस की वजह से गांव के लोगों के पेट पे एक टाइमर आ गया और टाइमर का टाइम खत्म होने पर वो सारे लोग ज़ॉम्बी बनने लगे। केन की टीचर ने उसे और बाकी बच्चों को बचाने के लिए एक टनल में सबको बंद कर दिया था। अब प्रेजेंट में केन की दोस्त के पेट पे लगा हुआ टाइमर खत्म होने वाला होता है। केन उसे कहता है कि वो किस तरह के फूल बेचना चाहती थी, और जैसे ही वो अपने सपने के बारे में बात करती है, उसके टाइमर का टाइम बढ़ जाता है। ये सुन के बर्फी और ओगी हैरान हो जाते हैं। केन बताता है कि जब तक उनके अंदर सपने हैं, वो ज़ॉम्बी बनने से बच सकते हैं। बाहर एंडी लगातार स्पॉइल से लड़ रहा होता है और ज़ॉम्बीज का इस्तेमाल करके उस पे हमला करता है। बर्फी और ओगी टनल से बाहर आकर एंडी को लड़ते हुए देखते हैं। एंडी ज़ॉम्बी गर्ल को उनकी तरफ फेंकता है और कहता है कि मेरी बीवी का ध्यान रखना। अब केन उस ज़ॉम्बी लड़की को देखता है तो वो उसे अपनी टीचर कहता है। सारे बच्चे अपनी टीचर को देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। इस बीच एक ज़ॉम्बी बर्फी को छूता है, जिससे बर्फी का अनलॉक उस पे लग जाता है। जैसे ही वो ज़ॉम्बी स्पॉइल के पास पहुंचता है, एक बिल्डिंग का बोर्ड स्पॉइल पर गिरता है और वो ज़ॉम्बी वहीं पर मर जाता है। एंडी इस चीज को देखता है और सभी ज़ॉम्बीज को बर्फी को छूकर वापस स्पॉइल के पास आने का ऑर्डर देता है, ताकि वो स्पॉइल को ज्यादा डैमेज दे सके। ज़ॉम्बी लड़की बर्फी को गले लगाती है और बर्फी भी उसे गले लगा के बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है, और ये सच में इमोशनल सीन था। ज़ॉम्बी गर्ल स्पॉइल की तरफ दौड़ती है और स्पॉइल उसे पकड़ लेता है, पर स्पॉइल फिसल के नीचे एक घर पे गिरता है, जहाँ पर बहुत सारा गन पाउडर था, जिससे अब एक बहुत बड़ा धमाका होता है और स्पॉइल को बहुत ज्यादा डैमेज पहुंचता है। और वहाँ दूसरे ज़ॉम्बीज भी स्पॉइल के पास आ जाते हैं और फट जाते हैं, जिससे स्पॉइल बहुत ज्यादा घायल हो जाता है। अब बर्फी और ओगी एंडी को कहते हैं कि हमारे पेट पे भी टाइमर लग चुका है, और स्पॉइल बचे कुछ ज़ॉम्बीज को अपने मुंह के अंदर खींचने लगता है और स्पॉइल अपने एक पावरफुल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, और वो अब बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका है। स्पॉइल इन लोगों पर एक बीम शूट करता है, पर ओगी अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करता है, जिससे वो बीम दूसरी जगह पे शूट हो जाती है और स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी पर जाकर लगती है, और स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के चीथड़े उड़ जाते हैं। इस चीज से तुम अंदाजा लगा लो कि स्पॉइल का ये फॉर्म कितना पावरफुल है। अब स्पॉइल वापस एंडी और ओगी पे बीम शूट करता है। बीम जाके ओगी के ग्लव पर टच करती है, पर ओगी अपना हाथ तुरंत निकाल लेता है और वो ग्लव पूरी तरीके से सड़ जाता है, और एंडी के हाथ पर एक बीम लगती है, पर एंडी जल्दी जल्दी अपना हाथ को काट लेता है। अब एंडी स्पॉइल के ऊपर हमला करता है, पर वो बिना कुछ किए ही सड़ने लगता है, और स्पॉइल उसे एक मुक्का मारता है और एंडी को नीचे गिरा देता है। इतना मारने के बाद भी एंडी नहीं मरता, जिससे स्पॉइल को पता चल जाता है कि इसको मारना इम्पॉसिबल है। तो वो सोचता है कि ये तो वैसे भी मर ही जाएगा, क्योंकि एंडी की बॉडी बार बार सड़ रही थी और वापस रीजनरेट हो रही थी। इसीलिए वो एंडी को पूरी तरीके से इग्नोर करके बर्फी और ओगी के पास जाता है, पर ओगी अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करके वहाँ से भाग जाता है, और स्पॉइल बर्फी को भाषण देने लगता है कि तुम इंसानों की क्या ही औकात है मेरे सामने, तुम्हारी बॉडी मुश्किल से 100 साल ही जी पाती है, तो तुम बहुत लकी हो कि मेरे हाथों से मारे जाओगे। ये सारी बातें सुन के बर्फी स्पॉइल को अपने सपनों के बारे में बताने लगती है और कहती है कि मैं एक नॉर्मल लड़की की तरह जीना चाहती हूँ और मैं मरते दम तक अपनी जिंदगी को एंजॉय करूंगी, भले ही तुम्हारे हाथों मेरी मौत ही क्यों ना हो जाए। अब ये कहने के बाद बर्फी का टाइमर बढ़ जाता है और अपना डंडा लेके ओगी भी वहाँ पे पहुँच जाता है और कहता है मेरा भी सपना है कि मैं बहुत महान इंसान बनूं, और ऐसा कह के वो स्पॉइल पे हमला कर देता है और ओगी के पेट पे लगा टाइमर भी बढ़ जाता है। अब ओगी स्पॉइल पर स्टिक के साथ हमला करता है और एंडी उसे वार्न करता है कि अगर वो स्पॉइल के ज्यादा पास गया तो उसकी बॉडी भी सड़ने लगेगी, पर ओगी एक्सप्लेन करता है कि उसने स्पॉइल के सारे रूल को समझ लिया है। स्पॉइल का अटैक सिर्फ उसके आसपास काम करता है, इसीलिए बर्फी बच गई थी, और ओगी के पास एक मैजिक स्टिक भी है जिसको वो अपने मन मुताबिक छोटा या बड़ा कर सकता है। ओगी स्पॉइल पे अटैक कर देता है और बर्फी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। इसके बाद ओगी की पावर क्या है वो हमें पता चलती है।
जब वो किसी भी इंसान को देखता है तो वो इंसान उसकी इच्छा के अगेंस्ट काम करने लगता है और ये चीज स्पॉइल की समझ के परे है कि उसका सर खुद ब खुद ओगी के पास जा रहा है और उसकी पावर भी काम नहीं कर रही। स्पॉइल फ्रस्ट्रेट होकर भागने की भी कोशिश करता है पर वो ओगी के पावर के कारण कुछ भी नहीं कर पाता। एंडी सोचता है कि स्पॉइल को रोकने का एक तरीका है कि हवा में नमी कम हो, इसीलिए वो बर्फी के पेट को थोड़ा सा टच करता है और बर्फी उसे जोरदार चाटा मारती है। इसीलिए एंडी स्पॉइल के और पास जाने का डिसाइड करता है और ओगी को कहता है कि दूर हट जा क्योंकि यहाँ बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। उसी टाइम जमीन फट जाती है और एंडी उसके अंदर चला जाता है और स्पॉइल ओगी और बर्फी पे धूल का झोंका फेंकता है। बर्फी सजेस्ट करती है कि अगर हम स्पॉइल को स्पेस में ले जाएं तो वहाँ उसकी पावर फेल हो जाएगी और ओगी और एंडी प्लान को एग्जीक्यूट करते हैं। एंडी स्पॉइल को स्पेस में ले जाने के लिए अपना कार्ड हटाने का डिसीजन लेता है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि एंडी के पास 100 सालों से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस है और वो अपने कार्ड से अपनी मेमोरीज को कंट्रोल करता है। ओगी स्पॉइल के नीचे अपनी मैजिक स्टिक रख देता है और उसको बड़ा करने लगता है और स्पॉइल के साथ एंडी भी चला जाता है। स्पेस में एंडी और ओगी के बीच इंटेंस फाइट होती है और स्पॉइल एंडी पे अटैक करता है और उसके अटैक से एंडी के सर का हिस्सा राख में बदल जाता है पर एंडी अपनी हीलिंग स्पीड से वापस आ जाता है। पर इस बार एंडी के सर के बाल ब्लैक हो जाते हैं और यहाँ लिटरली में एंडी का एक दूसरा रूप बाहर निकलता है जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक है और बहुत ज्यादा पावरफुल भी है। इसके बाद एंडी अपनी 2 उंगली काटता है और उन 2 उंगलियों में से 2 नए एंडी बन जाते हैं और वो 2 नए एंडी स्पॉइल के चीथड़े उड़ा देते हैं और एंडी आके स्पॉइल के कोर को बाहर निकाल लेता है और अपने हाथों को काटकर स्पॉइल के कोर को नीचे गिरा देता है। जमीन पे वो हाथ गिरते ही एंडी उन हाथों से फिर से रीजनरेट हो जाता है। ओगी मुई से स्पॉइल का कोर लेने को कहता है तब एक पावरफुल बीम एंडी के हाथ पर लगती है और स्पॉइल का कोर गायब हो जाता है। एंडी ओगी से कहता है कि आज का दिन क्या है। जब वो जवाब देता है तो लगता है कि एंडी की पुरानी मेमोरीज वापस आ गई है। अपने फोरहेड के कार्ड वाले एरिया पर एंडी को दर्द होता है और वो फूको की तरफ देखकर बोलता है ये सब तुम्हारी वजह से है ना। और इस एंडी का नाम विक्टर है। विक्टर ओगी और बर्फी को यहाँ से हटने को कहता है। ओगी सोचता है कि उसने एंडी की पावर को समझ लिया था पर फिर भी एंडी के अटैक को रोक नहीं पाया। एंडी ओगी को एक पंच मारता है जो कि इतना स्ट्रॉन्ग था कि एंडी का खुद का हाथ भी फ्रैक्चर हो जाता है। एंडी के फाइटिंग स्टाइल को देख के लगता है कि वो अपनी हेल्थ की परवाह किए बिना अटैक करता है। बर्फी हिम्मत करके एंडी के पास आती है और उसका पेट छूती है पर एंडी पे उसके अनलक का घंटा भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अब विक्टर को बर्फी की पावर के बारे में पता चल जाता है कि वो किसी को भी छू के अपना अनलक स्प्रेड कर सकती है जो कभी कभी डिस्ट्रक्टिव चीजें जैसे मीटियोइड्स भी गिरा सकती है। विक्टर बर्फी को धमकाता है और उसके आगे अटैक करने के लिए बढ़ता है पर ओगी विक्टर के सामने आकर उसको पंच मार देता है। ओगी और बर्फी अब विक्टर के सामने डिफेंस कर रहे होते हैं। इस फाइट के बीच में आसमान से क्रैक आता है और वहाँ से सारे के सारे यूनियन मेंबर्स बाहर निकलते हैं और एंडी उन सब पे अटैक कर देता है पर एक रोबोटिक शील्ड उन्हें बचा लेती है। विक्टर बहुत ज्यादा पावरफुल है और यूनियन के कुछ अटैक को रिजिस्ट भी कर लेता है पर एक यूनियन मेंबर का स्पेशल वेपन से उसकी हीलिंग स्पीड स्लो हो जाती है। विक्टर कहता है कि अगर ये पुराना एंडी होता तो ये वेपन उस पे काम करता पर मुझ पे ये वेपन घंटा भी काम नहीं करने वाला। ऐसा कह के वो वापस रीजनरेट हो जाता है पर एक कवच वाला यूनियन मेंबर आकर उसको बीच में से आधा काट देता है पर एंडी अपनी उंगली से वापस रीजनरेट हो जाता है। एंडी अब यूनियन के मेंबर की तरफ बढ़ता है और अपनी तलवार निकाल के अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। यूनियन की लीडर भी अपनी तलवार निकाल लेती है और वो भी तैयार हो जाती है। अब यूनियन की लीडर विक्टर से लड़ने लगती है और टॉप को कहती है कि बर्फी और ओगी को यहाँ से ले जाए। टॉप दोनों को बचाने के लिए पूरी स्पीड में भागने लगता है पर विक्टर अपनी उंगलियों से कई क्लोन बनाकर फूको पर हमला कर देता है। टॉप फिर भी दोनों को तेजी से गांव के बाहर ले जाने लगता है। विक्टर फिर से अटैक करता है और ओगी के डंडे को टॉप पर गिराता है। ओगी अपने डंडे को बहुत ज्यादा छोटा कर लेता है और ये तीनों गाँव से बाहर निकल जाते हैं। वहाँ आकर फूको टॉप से कहती है कि मुझे वापस विक्टर के पास ले चले क्योंकि उसके पास एंडी को वापस लाने का एक प्लान है। टॉप थोड़ा सा हिचकिचाता है पर बाद में मान जाता है और ओगी बर्फी को एक गन और एंडी का कार्ड देता है। अब टॉप बर्फी को विलेज ले जाने लगता है। विलेज में घुसने पर उन्हें विक्टर के कई क्लोन मिलते हैं जो यूनियन मेंबर्स पर अटैक कर रहे होते हैं। बर्फी ध्यान से देखती है और असली विक्टर को पहचान लेती है जो कि यूनियन की लीडर से लड़ रहा होता है। इसके बाद बर्फी विक्टर के पास जाकर अपना शर्ट उसके अंदर घुसा देती है और विक्टर के माथे पे एंडी का कार्ड लगाने की कोशिश करने लगती है। ये देख के सारे यूनियन मेंबर हैरान हो जाते हैं। बर्फी सबको समझाती है कि अगर वो विक्टर के पास चिपकी रहेगी तो उसका अनलक विक्टर पे लगेगा।
विक्टर कहता है कि ये सारी एबिलिटी एंडी पर तो काम कर सकती है, पर तुम्हारी एक भी एबिलिटी मुझ पे घंटा भी काम नहीं करने वाली, और अपना एक क्लोन बनाकर बर्फी पे हमला कर देता है। यूनियन मेंबर्स विक्टर के क्लोन के अटैक से बर्फी को बचा रहे होते हैं। बर्फी विक्टर के अंदर एंडी को बुलाने की कोशिश करती है, पर विक्टर इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उस पे हमला कर देता है, पर टॉप आकर बर्फी को बचा लेता है और बर्फी विक्टर के सर पे गोली मारकर अपना अंगूठा उसमें घुसा देती है और एंडी को बुलाने लगती है। एंडी कुछ सेकंड्स के लिए वापस आता है और बर्फी एंडी को किस कर लेती है और एंडी पर विक्टर वापस से हावी हो जाता है। अब बर्फी यहाँ सब लोगों को भागने को कहती है, क्योंकि यहाँ पर अब तक का सबसे खतरनाक अनलक गिरने वाला है। अब यूनियन के सभी मेंबर गांव के बाहर चले जाते हैं और ओगी अपनी पावर से विक्टर को रोक के रखता है और अब गांव के ऊपर बहुत सारे मीटियोइड गिरते हैं और पूरा गांव तबाह हो जाता है। अब बर्फी वापस आकर एंडी के सर पे कार्ड लगा देती है। अब अगले सीन में बर्फी की आंख एक हॉस्पिटल में खुलती है और उसके पास में एंडी बैठा होता है। अब थोड़ी देर बाद यूनियन की मीटिंग होती है, जहाँ पर बुक आकर सबको मिशन के रिजल्ट बताने लगता है। अब अगले सीन में एक मिस्टीरियस आदमी अनसीन के सामने आता है और उसके पेट में चिपके लगे एक डिवाइस का खुलासा करता है। वो धमकी देता है कि अगर अनसीन उसकी बात नहीं मानता तो उसके जख्म कभी नहीं भरेंगे और वो वहीं पर मर जाएगा, और ये बंदा अनरिपेयर होता है। अब यहाँ एपोकलिप्स यूनियन मेंबर्स को मिशन के रिजल्ट बताने लगता है। पांचों यूनियन मेंबर्स ने अपना मिशन सक्सेसफुली कंप्लीट किया, तो उसके रिवॉर्ड में एक और नए यूनियन मेंबर की सीट ऐड कर दी जाती है और निगेटर अनबर्न की लोकेशन मिल जाती है। अब एपोकलिप्स एक और रिवॉर्ड देता है, जिसमें एपोकलिप्स दुनिया भर में इंग्लिश को यूनिवर्सल लैंग्वेज बना देता है। ओगी इस रूल को टेस्ट करता है और मुई से दूसरी लैंग्वेज में बात करके देखता है, पर वो समझ नहीं पाती, क्योंकि ये रूल सिर्फ नॉर्मल इंसानों पर ही असर करता है। यूनियन के मेंबर पे उस रूल का कोई भी असर नहीं होता। एक मिशन जो अनसीन को पकड़ने के लिए था वो फेल हो गया और जो लोग उस मिशन में गए थे उन सब की सिर्फ लाश ही मिलती है। एंडी को शक होता है कि इसमें अनरिपेयर का हाथ है। तभी एक और ट्विस्ट आता है, जिसमें एपोकलिप्स उमा गैलेक्सी को ऐड करता है पेनल्टी के रूप में, जिसमें उमा गैलेक्सी नाम का पावरफुल बीइंग स्पेस में फैल जाता है और कई सारे प्लेनेट्स अर्थ के आसपास दिखने लगते हैं और लिटरली एक पूरी की पूरी नई गैलेक्सी बन जाती है, जिसमें कई सारे प्लेनेट होते हैं और उन प्लेनेट के अंदर कई सारी लाइफ भी एग्जिस्टेंस में आ जाती है और उन एलियन को यही लगता है कि वो कई सालों से एग्जिस्टेंस में है और नॉर्मल इंसानों को भी यही लगता है, पर यूनियन मेंबर के लिए ये सब नया होता है। इस इवेंट की वजह से एलियन अर्थ पे अटैक कर देते हैं, क्योंकि उनका प्लेनेट तबाह होने की कगार पे था और उन्हें नया घर ढूंढना होता है। एलियन लीडर यूनियन को धमकाता है कि अगर उन्होंने सरेंडर नहीं किया तो वो सब मारे जाएंगे। यूनियन की लीडर आगे बढ़ के अपना हेलमेट उतारती है और अपनी अनजस्टिस पावर का इस्तेमाल करती है, जिससे एलियन की स्पेसशिप एक दूसरे पर ही अटैक करना चालू कर देते हैं और उनकी सारी की सारी स्पेसशिप तबाह हो जाती है। यूनियन की लीडर सबको कहती है कि अब 99 पेनल्टी हो चुकी है और फाइनल पेनल्टी रैग्नारोक है, जिसमें सारी दुनिया डिस्ट्रॉय हो जाएगी। इसीलिए सभी मिशन को कंप्लीट करना बहुत जरूरी हो गया है, अब नहीं तो इस आखिरी पेनल्टी का सामना करना पड़ेगा। पर वो एलियन अभी जिंदा था और घबराया हुआ था और यूनियन की लीडर उसे कहती है कि ओ तुम अभी जिंदा हो, तो तुम जाते जाते पूरे स्पेस में ये बात फैला देना कि अर्थ से दूर रहे। अब अगले सीन में यूनियन की लीडर एंडी और बर्फी अगले मिशन की तैयारी कर रहे होते हैं, जिसमें उन्हें अनरिपेयर को ढूंढना है और यूनियन को 11th मेंबर को भी ढूंढना है और इस चीज के लिए सिर्फ 3 महीने बचे हैं, नहीं तो एक और नई पेनल्टी इनका इंतजार कर रही होगी। अब अगले सीन में ये दोनों ब्राजील के एक मॉल में होते हैं, जहाँ पे ये मस्त कपड़े खरीद रहे होते हैं और ये यहाँ पे अनरिपेयर को ढूंढने आए होते हैं। अब एंडी सूट पहन के बाहर निकलता है। अब सीन पास्ट में जाता है, जहाँ पे ये दोनों लोग एक प्राइवेट जेट में बैठे हुए थे और वो लोग ब्लैक मार्केट ऑक्शन के बारे में डिस्कस कर रहे थे। इस ऑक्शन में कई सारे माफिया मेंबर्स आने वाले थे और अनरिपेयर के आने के भी थोड़े बहुत चांसेस थे, क्योंकि उस ऑक्शन में यूएमए और आर्टिफैक्ट्स को खरीदा या बेचा जाने वाला था और हमें वहाँ भेस बदल के जाना है और सारे पासिस का जुगाड़ निको ने पहले ही कर दिया है। अब यहाँ दोनों ऑक्शन हॉल में पहुँचते हैं, जहाँ बर्फी नर्वस हो जाती है। एंडी उसे रिलैक्स करने के लिए वॉक पे ले जाता है और वहाँ एंडी कहता है कि मुझे विक्टर के बारे में कुछ भी नहीं पता और मैं उसे जानता भी नहीं हूँ और मुझे बचपन की कोई मेमोरी भी याद नहीं है। शायद विक्टर ही ओरिजिनल है और वो वापस जरूर आएगा। इस पर बर्फी एंडी से वादा करती है कि वो उसे बचाने के लिए अपना अनलक का इस्तेमाल जरूर करेगी। अब ये दोनों लोग ऑक्शन में वापस आते हैं, जहाँ एंडी और बर्फी कुछ लोगों की बातें सुनते हैं, जहाँ लोग यूएमए को पका के खाने की बात कर रहे होते हैं। इस दौरान बर्फी रियलाइज करती है कि अगर एंडी नहीं होता तो उसकी जिंदगी भी यूएमए जैसी होती। एंडी बताता है कि निगेटर्स के पास
ज्यादा ऑप्शन नहीं होते और उनको ऐसी ही जिंदगी जीनी पड़ती है। एंडी उसे यूनियन में शामिल होने के बाद एक मिले नए ऑप्शन के बारे में बताता है जिसमें वो गॉड को मार सकते हैं जिसने ये सारी नाइंसाफी की है। अगले सीन में अनरिपेयर अपने मॉन्स्टर पेट जो कि शिप से भी बड़ा होता है उसके साथ शिप में एंटर करता है और गार्ड्स का गला काट देता है। अनरिपेयर के साथ में एक लड़की भी होती है जो कि फ्यूचर देख सकती है और उसके साथ में 2 निगेटर भी होते हैं। ये लोग यहाँ पर जो निगेटर बेचे जाने वाले थे उनको पकड़ने के लिए आए होते हैं। तातियाना ये सुन के एंडी और बर्फी को वार्निंग देती है कि अनरिपेयर शिप में आ चुका है। यूनियन की लीडर बताती है कि ये सब मिलकर निगेटर को कैप्चर करना चाहते हैं। यूनियन गॉड को मारना चाहता है पर ये एक ऐसा ग्रुप है जो कि बदला लेना चाहता है और फोर्सफुली निगेटर को अपने ग्रुप में शामिल करवाता है। अब बर्फी और एंडी फाइट के लिए तैयार हो जाते हैं। अब एंडी और बर्फी अनरिपेयर से लड़ने जा रहे होते हैं। एंडी तातियाना से कुरिकारा नाम की एक स्वॉर्ड मांगता है और कुछ गार्ड्स उसे रोकने की कोशिश करते हैं पर वो तलवार लेकर अपना ही गला काट लेता है। बर्फी उसका सर गार्ड्स की तरफ फेंकता है और उसके सर पे अनलक लग जाता है जिससे वहाँ बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। अब एंडी और बर्फी उस जगह पे पहुँचते हैं जहाँ पे ऑक्शन की सारी चीजें रखी होती है। रास्ते में डायनामाइट रखे होते हैं और वो ब्लास्ट हो जाते हैं। इस बीच एक निगेटर जो कि ऑक्शन के लिए रखा गया था वो भाग जाता है और गार्ड्स उसे देख लेते हैं। निगेटर अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करके गार्ड से बच जाता है। अब इसका पास्ट दिखाया जाता है कि कैसे यूनिफिकेशन यानी जब बुक ने सारी भाषाओं को इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया था और क्योंकि ये रूल निगेटर पे लागू नहीं होता इसीलिए उसे इंग्लिश समझ नहीं आती और सारे लोग इंग्लिश में ही बात कर रहे थे। इसीलिए माफिया के लोगों ने इसे निगेटर के रूप में पकड़ लिया गया था। वो अब प्रेजेंट में डरा हुआ था और अपनी सिचुएशन को देख के बहुत चिंता कर रहा था। अब वहाँ पर अनरिपेयर और उसकी टीम आ जाती है और वो आकर गार्ड को मार देते हैं और अनरिपेयर इस लड़के की एबिलिटी गेस करने लगता है और देखता है कि बिना उले डुले रहने पर ये लड़का जिस पर भी अपनी एबिलिटी इस्तेमाल करके अपनी आंखों से कुछ भी देखेगा वो मूवमेंट रुक जाएगी, मतलब वो फ्रीज हो जाएगा। अनरिपेयर का एक आदमी उस लड़के को धमकी देता है कि अगर उसने अपनी एबिलिटी इस्तेमाल नहीं करी तो वो मारा जाएगा। एंडी उस लड़के को बचाने के लिए अपनी जान पर खेल जाता है और सारी गोलियां उसे लग जाती है। बर्फी उसको आकर यूनियन की टाई देती है जिससे वो इंग्लिश भी अब समझने लगता है। अब अनरिपेयर एंडी का गला काट देता है और उसे बताता है कि उसका घाव तब तक ठीक नहीं होगा जब तक मैं जिंदा हूँ। एंडी अपना गला फिर से काटने की कोशिश करता है पर वो काट नहीं पाता। अनरिपेयर बर्फी और एंडी को अपनी टीम में शामिल होने के लिए कहता है पर एंडी और बर्फी मना कर देते हैं। एंडी बर्फी को अपनी पीठ पे बैठा कर भागने लगता है। बर्फी एंडी का गला काट लेती है और एंडी अपने कटे हुए सिर से अनरिपेयर पर हमला कर देता है। अब तातियाना भी वहाँ पहुँच जाती है और अनरिपेयर के दोनों पार्टनर्स को पकड़ लेती है। वो लड़का बहुत चौंक जाता है और तातियाना कहती है कि वो इन दोनों को संभाल लेगी और बाकी दो को हराने के लिए एंडी और बर्फी आगे बढ़ते हैं। अनरिपेयर फिर उस लड़के पे एक चीज से हमला करता है। एंडी उसे बचाने की कोशिश करता है और वो चीज बर्फी को लग जाती है और अनरिपेयर कहता है कि बर्फी के पास अब सिर्फ 1 घंटा ही बचा है। एंडी अपना कार्ड निकालने वाला होता है पर बर्फी उसे मना करती है और गार्ड्स भी वहाँ पे पहुँच जाते हैं पर अनरिपेयर और उसके सारे साथी वहाँ से भाग जाते हैं। गार्ड्स एंडी और बर्फी को निगेटर समझते हैं पर वो लड़का गार्ड्स को कहता है कि बर्फी को डॉक्टर की जरूरत है पर गार्ड्स उसकी बात नहीं सुनते और वो लड़का अपनी माँ के शब्दों को याद करने लगता है जहाँ उसकी माँ कह रही होती है कि जो तुम्हें अच्छे से ट्रीट करे उसकी तुम जरूर मदद करना। अब वो लड़का अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करके गार्ड्स को रोक लेता है और वो सारे गार्ड्स और उनकी गोलियां फ्रीज हो जाती है और इस एबिलिटी का नाम अनमूव होता है।